जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी गणित के बारे में। इसमें गणित के आपके 20 प्रश्न अब आते हैं और इन 20 प्रश्नों की आपकी अगर बहुत अच्छी तैयारी है तो आप कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में मोर देन 90% जो बच्चे फेल होते हैं वो केवल और केवल गणित में फेल होते हैं। उनकी भाषा सदैव सही हो जाती है और जो उनके कुछ प्रश्न बचते हैं थोड़े बहुत, वो आपके जो मानसिक योग्यता के होते हैं वो भी बच्चे बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन गणित में जब भी प्रश्न आते हैं बच्चे नहीं कर पाते। इसलिए आप उनकी प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। उन्हीं प्रैक्टिस को लेकर के हम आपके लिए 30 अप्रैल 2022 तक 30 से 40 प्रैक्टिस सेट गणित के लाएंगे। उसके बाद हम मानसिक योग्यता के लाएंगे और हिंदी के लाएंगे। अगर आप इन सबको हल कर लेते हैं तो आपको आपकी परीक्षा से पास होने में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे अंकगणित का ये पेपर है जिसमें बताया जा रहा है प्रत्येक प्रश्न के लिए क्रमांक A, B, C, D के रूप में 4 उत्तर दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। आपको सही उत्तर चुनना है और सही उत्तर के क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में अंग्रेजी अक्षर में लिखना। अगर दिया गया है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे कम होगा। आपके सामने 4 संख्याएं दी गई हैं। ये अलग अलग उनके चारों में आपको मैं बता दूं। पहले पूछा जा रहा अगर हम 2 संख्याओं की गुणा करें, फिर है दूसरा 2 संख्याओं के अगर हम भाग करते हैं, फिर है 2 संख्याओं को अगर हम जोड़ें और उनका अगर हम घटाना करें तो उनमें उनका जो आंसर है वो सबसे कम किस में आएगा। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपको जिस संख्या से हम बड़ी संख्या हो उसे जब हम भाग देते हैं और जब घटाते हैं उन दोनों संख्याओं को, उन्हें जोड़ते हैं, उन्हें गुणा करते हैं तो गुणा करने पर सबसे अधिक आता है, उसके बाद जोड़ने पर सबसे अधिक आता है और उसके बाद घटाने पर उससे थोड़ा कम आता है। और घटाने के केस में इधर उधर हो सकता है लेकिन भाग करने पर सबसे कम आता है अगर वो संख्याएं पूर्णांक हैं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए इसका हम सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा, जब मैंने गुणा किया तो इसकी संख्या देखिए अरबों में आई। जब मैंने भाग किया तो 2.87 आया और जब मैंने इसे जोड़ा तो आपका देखिए और एक बड़ी संख्या आई और जब हमने इसे घटाया तो वो भी संख्या कम आई। तो कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर आपको ये सब ना गुणा करनी है, ना भाग करना है, ना जोड़ करना है और ना ही घटाना करना है। केवल हमें अपना दिमाग का प्रयोग करके इसका आंसर निकालना था। तो आइए बढ़ते हैं एक इसी प्रकार के एक अच्छे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, मोहन की मासिक आय 1500 रुपये है, मकान के किराए पर 200 रुपये, 500 रुपये तथा अन्य वस्तुओं पर 350 रुपये खर्च करता है। वह अपनी मासिक आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो सबसे पहले हम उसका खर्च देख लेते हैं। तो चूंकि मोहन टोटल 1500 रुपये कमाता है तो मकान का किराया और अन्य वस्तुओं पर जो खर्च करता है वो 200 रुपये, 500 रुपये और 350। जब मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो जब भी मैं इनको जोड़ूंगा तो आ जाएगा 1050। तो हमारे आय में से जब हम इनको घटा लेंगे तो 1500 रुपये में से जब हम 1050 घटाऊंगा तो हमारे पास बचेगा 450 रुपये। यानी अब हम 1500 रुपये में 450 रुपये बचत करता है। तो आप इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको फार्मूला आता है कि बचत बराबर बचत बटे कुल आय इंटू 100 लगाएंगे तो 30% आपको आंसर आ जाएगा। अगर आप ये फार्मूला भूल भी जाते हैं तो आप इसे एक एक नियम से भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चूँकि 1500 रुपये पर बचाता है 450 रुपये, इसलिए 1 रुपये पर कितना बचाएगा 450 बटे 1500, इसलिए 100 में कितना बचाएगा, तब भी आपका आंसर यही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यानी यहाँ पर आपने जो देखा था उसका जो आंसर है वो आपका सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न आपका सिंप्लीफिकेशन से है। 2 × 0.5 + 9 भाग 0.3 + 10 ×
0.92 गुणा करनी है। तो आप इसमें देखिए बहुत घबराने की बात नहीं, अगर आपको दशमलव का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर नहीं किए हैं तो आपके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पहला मैं शुरू करता हूं, तो 5 दूनी 10 यानी 2 पंजे 10, एक के बाद 0 लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। दूसरा मैं 9 को 0.3 से भाग करूंगा तो दशमलव हटा देंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 90। 90 को जब हम 3 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 30, बहुत सिंपल भाषा में। और जब हम 0.92 को 10 से गुणा कर देंगे तो 0.1 पॉइंट खिसक जाएगा, हो जाएगा 9.2। और जैसे ही हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40.2। यानी काफ़ी आसान प्रश्न था, इसे आप कर सकते थे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला हमारे पास एक प्रश्न दिया गया है जिसमें आप देख रहे होंगे लिखा है 6978 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वह 5 से पूर्ण विभक्त हो जाए। तो पूर्ण विभक्त होने के लिए अब आपको इसमें कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी वो आपको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम इसको 5 से देखिए भाग कर लेते हैं और धीरे धीरे जब हम इसकी भाग देखिए कर रहा हूँ तो ये भाग आई और आपका शेष कितना आ गया, 2 आ गया, शेष 3 बचा है। अब 3 है तो अगर 5 होता तो भाग पूरी चली जाती। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें 3 में कितना जोड़ा जाए कि वो 5 हो जाए, क्योंकि कम से कम 5 के पहाड़े में आ जाए। तो 3 2 5 यानी 2 जोड़ा जाए। हालांकि इसका मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और बताता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या जो 5 से डिवाइड होगी उसके अंत में, अंत का मतलब हो गया उसका इकाई यानी वंश पे या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 6978 यानी 8 में कम से कम अब 5 तो नहीं आ सकता, लेकिन 0 लाने के लिए यहाँ पर 2 जोड़ना पड़ेगा। तो आप बहुत आसानी से आंसर देख सकते थे कि यहाँ पर 2 जोड़ा जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसका मतलब कम से कम यहाँ पर 2 जोड़ करके भी इसमें भाग पूरी चली जाती, तब भी आपका ऑप्शन ए वाला ही आता। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी आपका दशमलव से है। निम्नलिखित दशमलव में से कौन सा 0.1 अपान 0.01 प्लस 0.01 अपान 0.1 के बराबर होगा। केवल आप इनके दशमलव अंकों को बराबर कर लीजिए और जैसे ही आप बराबर करेंगे और हल करेंगे तो देखिए अगर मैं पहले वाले पॉइंट को अगर बराबर करूं तो नीचे 0.01 है और ऊपर 0.1 है। तो बराबर करेंगे तो ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे, दशमलव बराबर हो जाएंगे, 1 से भाग करेंगे तो सीधे 10 हो जाएगा। ऊपर की अगर हम बात करें तो दोनों को हम इसको थोड़ा सा भाग 1.01 अपान 0.1 है, इसमें 0 बढ़ा लेंगे तो नीचे हो जाएगा 1/10 और 1/10 को भाग करते हैं तो आ जाता है 0.1। तो ये हो जाएगा 10.1 यानी यहाँ से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा साधारण ब्याज से है। कितनी राशि 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 11 माह में 475 रुपये ब्याज देगी। तो यहाँ पर आपको ब्याज दिया गया है, समय दिया गया है और आपका दर दिया गया है। अब आपको करना सिर्फ इतना है, चूँकि यहाँ पर अब आप 11 महीने देख के डर रहे होंगे। हाँ, ये थोड़ा सा डर लगता भी है बच्चों को। तो हम सबसे पहले याद रखें कि चूँकि 12 महीने में एक वर्ष होता है तो हम पहले इसके महीने बना लें, क्योंकि हम 11 महीने के वर्ष बनाएंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 12 सती 84 और ये उसमें 11 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 95 महीने। तो चूँकि 12 वर्ष बराबर होता है 1 साल, तो 1 साल में कितने साल होंगे तो 1/12 वर्ष होंगे और आपका 95 में 95/12 वर्ष होंगे। तो यानी हमने 7 माह
7 वर्ष 11 माह को हमने वर्ष में बदल लिया है, तो हो गया 95/12। अब होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर इंटू समय बटा 100। तो अब आप इसमें जैसे ही इसको हम लोग रखेंगे फार्मूले में, तो आपका निकल के आ जाएगा 1200 रुपये। मतलब आपको थोड़ी सी टेक्निक अगर आती है तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। यानी यहाँ पर मूलधन जो है वो 1200 रुपये होना चाहिए। अगर आपके समझ नहीं आ रहा तो कृपया आप कमेंट जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न भिन्न से है, लेकिन अच्छी भिन्न का ये प्रश्न दिया गया है। एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया जाता है। इस टंकी में कितना पानी और डाल दिया जाए कि यह पूरा भर जाए? अच्छा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, चूँकि 45 लीटर पानी है, 45 लीटर का 3/5 भाग भरा है, तो 45 का 3/5 काटेंगे तो 5 × 5, 5 9 या 45, 9 3 27। यानी यहाँ से अगर आप देखें तो इसका यह मतलब है 27 लीटर पानी इस समय टंकी में मौजूद है, क्योंकि 45 का 3/5 भाग अगर निकालते हैं तो 27 लीटर आता है। अब आप इसमें से 5 लीटर पानी को प्रयोग कर लेंगे, तो 27 लीटर चूँकि भरा था, 5 लीटर आपने प्रयोग में ले लिया, तो आपका पानी बचेगा 22 लीटर। अब चूँकि सीधा सा समझ में आ गया होगा कि अगर 22 लीटर पानी इसमें बचा और टोटल इसमें आता है 45 लीटर, तो हम तुरंत ही 45 में से 22 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 23 लीटर। अर्थात प्रयोग करने के बाद उसमें 23 लीटर पानी आपको और भरना पड़ेगा, जिससे टंकी पूर्ण रूप से हमारी भर जाएगी। अगला प्रश्न है, 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो याद रखना है कि जब जो 2 संख्याएं अभाज्य होती हैं, जो किसी भी मतलब अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से विभक्त होती हैं और केवल 1 से विभक्त होती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब वो कटेंगी ही नहीं किसी संख्याओं से, तो उनका जो गुणनफल होता है वही उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त होता है, और महत्तम उनका सदैव 1 होता है, क्योंकि उनमें एक ही कॉमन आएगा। तो याद रखना है, 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम सदैव उनका गुणनफल होता है, और अगर हम महत्तम की बात करें तो वो उनका महत्तम सदैव 1 आता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ऑप्शन आपका सी वाला बिल्कुल सही होगा, चूँकि 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम उनका गुणनफल ही होता है। चलिए अब हम आपके लिए बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए है। बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा? बेहद आसान। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है तो आप उतने बार 9 लिख देते हैं, और जब छोटी संख्या पूछी जाती है पहले स्थान पर 1 लिखने के बाद आप उतने 0 लगा लेते हैं। तो बड़ी से बड़ी 7, तो 7 बार हम 999 लिख देंगे, और 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो हम 1 लिखने के बाद 7 0 और लगा देंगे, और दोनों का जैसे ही अंतर निकालेंगे वो 1 आएगा। और अगर आपको एक प्रश्न समझ आया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो आप अपनी कॉपी और कलम लेकर के ज़रूर बैठें, जिससे आप इस प्रकार के प्रश्नों को ज़रूर कर सकें और हमें आप बता सकें कि हाँ ये मेरे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, तो हम और भी आपके लिए प्रश्न लाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है। समय से एक सवाल जरूर आता है। राम रात को 10:30 पर सोता है, प्रातः 5:50 पर उठता है, वह कितना समय सोता है? तो सबसे पहले चूंकि 12 बजे के बाद फिर 1 2 3 शुरू हो जाता है, तो हम 12 बजे से 10:30 को घटा देंगे तो हमारे पास 1.5 घंटे का समय आता है, यानी 1 घंटे 30 मिनट। और आगे हम कब उठे हैं? 5:50। तो 5:50 में 1 घंटा 30 मिनट और जोड़ देंगे तो ये टाइम हमारा हो जाएगा 7 घंटे 20 मिनट। चाहे आप देखें जब 5 घंटे उधर हैं, 1 घंटा इधर, 5 और 1 6, और 50 मिनट और 30 मिनट को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 80 मिनट। और चूँकि 60 मिनट का होता है
1 घंटा, तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, तो यह आ जाएगा 7 घंटे 20 मिनट। ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए अगर आप थोड़ा सा अपना मानसिक जो दबाव है थोड़ा और बढ़ा लें, तो आपको इन प्रश्नों को लगाने के लिए आपको पेंसिल या रबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे तगड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 4300 × 3 × 10 × 10। अब देखिए 10 दाम तो हो गया 100, इसका मतलब जो भी गुणा आएगी हमें 2 जीरो बढ़ा देने हैं। अब हमें करना क्या है, 43 को केवल 3 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब 3 तिहाई 9, 3 चक्कू 12, यानी 129 के बाद 2 जीरो 10 दाम 100 वाले, 2 जीरो इसके, तो कुल मिला के 129 के आगे जिसमें 4 जीरो होंगे वही आंसर आपका सही होगा। इन प्रश्नों को भी करने के लिए आपको पेंसिल या रबर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप पेंसिल रबर की ज़रूरत लेते हैं तो थोड़ी सी गलत बात है, क्योंकि आपको दशमलव के और गुणा के नियम आपको कक्षा 3 और 4 में भी पढ़ाए गए हैं कि 10 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 1000 से करेंगे, 10,000 से करेंगे तो संख्याओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप इनको देखते हैं तो आप इनको पलक झपकते ही इन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो। जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाती है तो लघुत्तम होता है। इस पर भी एक प्रश्न हर वर्ष आता है, अगर आप देखा होगा तो पिछले 2 वर्ष 11 में भी इसी टाइप से एक प्रश्न लघुत्तम के रूप में पूछा गया। जब कम से कम पूछा जाए तब भी लघुत्तम होगा। अगर आप यहाँ पर 10, 25 और 30 का लघुत्तम कालम विधि से निकालें तो आपका ये लघुत्तम 150 बैठेगा। या फिर मैं लघुत्तम निकालने की आपको एक और तरीका बताता हूँ। सबसे बड़ी बात, जब भी लघुत्तम आपको जो भी संख्या दी गई हो निकालना हो तो आप करेंगे क्या, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 30 है। अब हम ये देखें क्या 30 के पहाड़े में 15 आता है लेकिन 25 नहीं आता। अब हम 30 का दूना कर देंगे, 30 दूनी 60 आएगा, 60 में 15 आएगा लेकिन 25 नहीं आता। फिर मैं 30 को 30 तिहाई 90 कर दूंगा, 90 में 15 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। 3 चक्कू 12 यानी 120 कर देंगे, 120 में हमारा जो है 15 आएगा लेकिन 25 नहीं आएगा। अब 3 पचे 15 यानी 150 करेंगे, 150 में 15 का भी पहाड़ा आता है, 25 का भी पहाड़ा आता है, 30 का भी पहाड़ा उसके अंदर आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है इसका लघुत्तम होगा वो 150 होगा। ये सबसे शार्ट विधि होती है कि दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को तब तक गुणा करते रहें जब तक कि अन्य संख्याएं उसके गुणक में ना आ जाए। चलिए मैं बढ़ता हूँ एक अगले प्रश्न की ओर। एक अगला प्रश्न फिर एक एलसीएम से है, और हाँ, एलसीएम में अगर सीधे सीधे पूछता है तब तो निकालना आसान रहता है, थोड़ा सा अगर घुमा देता है तो आपके लिए थोड़ा सा ये प्रश्न कठिन हो जाता है। अगला प्रश्न उसी की श्रृंखला से है। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 और 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वह प्रातः 6:10 पर चमकी हो तो इसके पश्चात अब वो एक साथ कम चमकेंगी। अब हमें 10, 15 और 20 मिनट का लेना है लघुत्तम, और जो भी लघुत्तम आएगा उस समय को हमें जोड़ देना है 6:10 पे। चूँकि एक साथ चमकनी है तो अब हमें ये देखना है कितने समय बाद चमकेंगी। तो जब भी मैं 10, 15 और 20 का लघुत्तम लेता हूं तो मैं आपको यहाँ पर जो इसके पहले बताया था 20 यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी संख्या है, तो मैं 20 दूनी 40 करता हूँ, 40 में 15 नहीं है तो 20 तिहाई 60 करता हूँ। इसका मतलब 60 मिनट के बाद एक साथ चमकेंगी। क्यों? क्योंकि 60 में 15 भी आता है, 10 भी आता है और 20 भी आता है, तो इसका मतलब 60 मिनट में होता है 1 घंटा। तो एक पहले जब घंटियाँ चमकी थी वो बजी थी 6:10 पे, तो अब जो आपकी घंटियाँ हैं वो बजेंगी, जो चमकेंगी वो होंगी 7:10 पे। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। शायद ये प्रश्न आपके समझ में ज़रूर आया होगा, यदि नहीं आया है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। आप अपनी किताब में जब देखते होंगे तो अंत में आपके लिए यहाँ पर आरेख जो है दिखाए गए हैं। इन आरेखों में होता क्या है, इस और जो है आपके देखिए विषय दिए गए हैं। इस साइड में अगर आप इसको बहुत ध्यान से देख लें, इस साइड में विषय दिए गए हैं, उन विषयों में प्राप्तांक दिया गया है। इसमें प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि वे 2 विषय कौन से हैं जिनमें सबसे कम नंबर बच्चों को मिले हैं। अगर हम हिंदी में देखें तो 70+ है,
अंग्रेजी में देखें इसमें भी 70+ है, और जब विज्ञान में देखें तो 80+ है, गणित में देखें तो 90% के करीब है। तो अगर अब हम पहले ही दोनों को अगर देखता हूँ, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय ऐसे हैं जिनमें इन्हें सबसे कम अगर पूछा जाए किस में मिले हैं तो आप इस कहेंगे हिंदी में, और अगर सबसे ज़्यादा नंबर की बात की जाए गणित में, और सबसे 2 कम किस में मिले नंबर तो उसे मिले हैं हिंदी और अंग्रेजी में। ऐसा ही कुछ प्रश्न अगला है, मैं आपको इस पर प्रश्न करके भी दिखा देता। मैंने उत्तर आपको पहले भी बता दिया था। यहाँ पूछा जा रहा किन विषयों में उसे कम अंक मिले, हिंदी गणित, विज्ञान गणित, हिंदी अंग्रेजी और अंग्रेजी विज्ञान। तो आपने पहले ही देखा था वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी ही ऐसे 2 विषय थे जिसमें उसे सबसे कम अंक मिले थे। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न भी आपका ग्राफ से है। ग्राफ में नीचे दिया जा रहा है, नीचे दिए गए आरेख को वर्ष 2001 से 1 तथा 7 में लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 2001 में आपके 300 पेड़ लगाए गए हैं, 2003 में यहाँ पर आपके 200 पेड़ लगाए गए हैं, 2005 में 250 पेड़ लगाए गए हैं, 2007 में यहाँ पर 50 पेड़ लगाए गए। तो इनकी सबकी संख्या आपको वर्षों से देख करके, जैसे ये वर्ष दिया गया है और यहाँ पर पेड़ों की संख्या है, ये वर्ष है, तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट ये ऐसे दिखाई पड़ता है। तो अब आप इसका देख लेते हैं मैं प्रश्न, चूँकि ग्राफ का आप अवलोकन करने के बाद बहुत आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आपका प्रश्न शायद ऊपर ही दिया था कि नीचे दिए गए वर्ष 2001 तथा 2007 में लगाए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब आप अगर यहाँ पर 2001 में मैंने देखा वहाँ पर 300 पेड़ लगे हुए हैं, देखो 300 पेड़ देखिए 2001 में लगाए गए हैं, ये देखिए आप ग्राफ से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2007 में, तो 2000 देखिए 7 आपका कहाँ है, 2007 आपका ये है, सामने देखेंगे ये 2007 है, यहाँ से 50 पेड़ लगाए गए हैं। तो वहाँ पर वो 300 और 50 ये मिला देंगे तो हो जाएगा 350, और ये 350 का अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ग्राफ वाले प्रश्न काफ़ी आसान होते हैं, बशर्ते उन्हें हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। अगला प्रश्न बच्चों देखें, सिंप्लीफिकेशन से है। 81 + 159 - 2 मझला ब्रैकेट 7 × 8 भाग ब्रैकेट लगा है 13 - 2 × 5 छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। इसको सरल करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। अगर बार लगा होता यानी ऊपर लाइन होती है, रेखा कोष्ठक होता, तो सबसे पहले हम उसे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखिए 2 पंजे 10 करेंगे, और 10 में से अगर हम आपको 13 को घटा लेंगे तो हमारे पास देखिए 3 बचेगा, और 3 बचने के बाद तो 7 × 8 = 56। 56 को जब हम 3 से भाग कर देंगे या 8 को हम 3 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 2.66। फिर उसको 7 से हम गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद फिर 2 से जब गुणा कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37.4। 159 में से जब हम 37.24 को घटाएंगे तो आ जाएगा 121.76, और इसको 81 से जोड़ देंगे तो आ जाएगा 202.86। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन होते हैं, इनकी अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें इनके कभी भी आंसर गलत नहीं आएंगे, बशर्ते इसका जो रूल है बोर्ड मास का वो हमें सदैव याद रखना है। चलिए मैं बढ़ता हूँ एक अगले प्रश्न पर, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी सरल और अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको इसमें से ढूंढनी है। सबसे बड़ी संख्या ढूंढने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले होना चाहिए, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, क्योंकि यहाँ पर वो 3 ही जो अंक हैं उन्हीं से संख्याएं बनाई गई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7221 जो है, जितनी भी ये संख्याएं बनी हैं इन 3 अंकों से, तो ये सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें निम्न श्रेणी में अगला पद क्या आएगा? आपको -1 + 2 - 3
अब अगर आप इसमें हम दो सीरीज़ के रूप में इसको अगर देखें, तो अगर हम दो सीरीज़ में इसे देखते हैं तो दो सीरीज का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए -1 है, -3 है, -5 है, -7 है, -9 है, यानी जो विषम संख्या है वो सभी माइनस में है। अब सम संख्या की बात करें वो सब प्लस में है, तो पहले +2, फिर +4, +6, +8, तो अगला +10 ही होगा। इसका मतलब यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। तो हमें थोड़ी सी अगर समझदारी करके देखें तो बहुत आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। और इस प्रश्न को सोचने के लिए दूसरा बच्चा ये भी सोच सकता है कि जो माइनस है उसमें एक जोड़, मतलब जो माइनस संख्या है -1, तो उसमें एक जोड़ने से जो 2 मिलेगी वो अगली है। और इसी प्रकार से अगर देखें जो जैसे -7 है, मैं आपको एग्जाम्पल लेकर के देखता हूँ, तो -7 है तो 7 का अगला अंक 8 है, वो प्लस में होगा, तो जो माइनस है उसका अगला अंक प्लस में चला जाता है। ये भी आप सोच सकते थे। चूँकि रीजनिंग है, रीजनिंग में किसी भी चीज़ को सोचने के हज़ारों तरीके हो सकते हैं, बशर्ते आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे। इस पर भी मैं बहुत से वीडियो जो बच्चे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने डाल रखा है, वहाँ से भी आप जाकर के हमारी वीडियो देख सकते हैं और इस प्रकार के प्रश्न चुटकी बजाते आप कर सकते हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। चलिए अंतिम 2 प्रश्न आप के लिए मैं, और यहाँ पर ये 18वां 19 और 20वां प्रश्न है। 3 घन मीटर तेल में 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो 3 घन लीटर जो है यहाँ पर दिया गया है, इसमें से 1 घन लीटर बराबर 1000, तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर, तो 3 घन लीटर में हो जाएगा 3 × 1000 × 1000, तो जितना आएगा ये हमारा बदल गया मिलीलीटर में, और इस मिलीलीटर को हम भाग कर देंगे 375 से। जैसे ही 375 से आप भाग करेंगे तो आपके सामने जो आंसर आएगा वही आपका आवश्यक आंसर होगा, यानी 8000 आप बोतलें भर सकते हैं। अगला प्रश्न है 270 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 108 किलोग्राम है। तो आपको इसके लिए निकाल देना है कि चूँकि 108 किसमें 270 में, तो 270 में हमारा है 108, तो 1 में कितना होगा, इसलिए 100 में कितना होगा, इस हिसाब से जब आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा 70%। इसका ये मतलब हुआ कि आप परसेंटेज वाला जो चैप्टर है उसे हमें थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ना है। हालांकि प्रश्न इससे भी कठिन आते हैं। तो आज के हमारे 20 प्रश्न कैसे रहे, और अगला मैं आपको एक प्रश्न दे करके जा रहा हूं, इसका आंसर आप लोग हमें ज़रूर देंगे। एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत क्या है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, चूँकि यहाँ पर कुल बच्चे अगर देखा जाए, लड़के और लड़कियां मिलकर के टोटल बच्चे हो गए कक्षा में तो हो गए 25, और 25 में अगर आपकी 10 लड़कियां हैं तो 100 में कितनी होंगी। आपको मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया है और यहाँ से आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ।